हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 28 दिसंबर 2020 और इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रंट पेज पे अगर हम देखें तो एक न्यूज़ है, वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्कीम शुरू की जा रही है जिसमें उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, उनके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और इसका नाम दिया जा रहा है मैं भी डिजिटल। दैट मीन्स मी टू डिजिटल। ठीक है, ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है जिसको हमें पढ़ना है इस पेज से। फिर आगे देखें तो पेज नंबर 3 पे आप देखोगे जहाँ पर मन की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इंटरेक्ट करते हैं आकाशवाणी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, तो उसमें उन्होंने कल बोला कि आत्मनिर्भर भारत को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, कि जो भी फॉरेन गुड्स हैं जो हमारी बिना कोई हमें कोई अवेयरनेस भी नहीं, हमें जानकारी नहीं है उसके लिए, बट वो हमारी लाइफ में अपने आप का रोल प्ले करना शुरू कर रहे हैं, स्पेस बनानी है उन्होंने, तो उनको आप यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट से ही हम सब्सटीट्यूट करें। ठीक है, उनको रिप्लेस करें तो, और क्वालिटी भी इम्प्रूव की जाए धीरे धीरे टाइम के साथ में। तो ये आर्टिकल भी एक बार देखने लायक। और साथ में आपको पता है पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया जा रहा है दिल्ली में इस टाइम पे, तो उसको लेकर भी इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से, जो गुरु गोविंद सिंह है, गुरु तेग बहादुर है और उनकी माता है, ठीक है, मतलब उनके बारे में, और जो मार्टिर्स हुए हैं और सिखिज़म की तरफ से जिन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो उनके बारे में बात हुई है। तो ये जो नाम मैंने बोले हैं ना, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुजरी माता, इनके बारे में आप ज़रूर देख लेना एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आते हैं ना आजकल प्रीलिम्स में, वो हाईलाइटेड टॉपिक रहते हैं, कहीं ना कहीं वो हाईलाइटेड रहते हैं प्रीवियसली, तो आप देखना इन चीज़ों को। तो इसमें मेन जो चीज़ थी वो हमने देखी, बट एक बार रीडिंग ज़रूर मारेंगे इस आर्टिकल को। आगे चलते हैं। फिर एक्सप्लेन पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें पहला आर्टिकल है बी वेयर द यूके म्यूटेंट। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो आप लिख लो, क्योंकि कई बार ऐसे राइटिंग में आपको काम में आ सकती है ये लाइनें, या फिर मेंस में। ये देखो ये वाली लाइनें, जिसमें नोबेल लॉरेट जोशुआ लेडरबर्ग के द्वारा एक बात कही गई थी, जो कि आज के टाइम पे मॉडर्न बायोलॉजी के इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स में से एक हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर सिंगल बिगेस्ट थ्रेट की बात करें, अगर ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ठीक है, इस प्लेनेट पर, तो वो है वायरस। तो ये लाइन है ना, बड़ी काम की है, क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक का अपने आप में बड़ा एक चैप्टर हमें समझ में आता है इस लाइन से। तो ये लाइन आप ज़रूर लिख लेना। बाकी इस आर्टिकल में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। बाकी एक बार आप रीडिंग मारना चाहो तो आप देख लो, इट्स ऑल अप टू यू। और ये नीचे वाला जो आर्टिकल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि गवर्नर का क्या रोल होता है असेंबली सेशन को बुलाने में। ठीक है, पूरी डिटेल से जानेंगे इस आर्टिकल में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडेंस दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्टेटमेंट है, कौन से आर्टिकल्स रेलेवेंट है, और अभी क्या मुद्दा चल रहा है केरला का। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल देखेंगे इस पेज से। फिर हम वर्ल्ड पेज पे चलें तो वर्ल्ड पेज पे आप देखोगे एक तो चाइनीज़ डेलीगेशन नेपाल में पहुंचा है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया उसको सेटल करने में। तो आप देख सकते हो चाइना का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस होने लग गया है नेपाल की पॉलिटिक्स के, पॉलिटिकल क्राइसिस को टैकल करने के लिए चाइना आ रहा है। ये बहुत ही, मतलब अपने आप में कह सकते हैं साउथ एशिया के लिए या फिर इंडिया के लिए पर्टिकुलरली कंसर्निंग चीज़ है ये। ठीक है, बाकी तो कोई काम की चीज़ है नहीं है हमारे लिए, बट पॉइंट ये है कि देखो पॉलिटिकल क्राइसिस को टैकल कराने के लिए चाइना एंटरटेन हो रहा है, हद हो गई ना। फिर हम देखेंगे इस पेज पे ये वाला आर्टिकल, जिसमें चाइना ने क्रिमिनल लाइबिलिटी को 14 साल से घटा करके अब 12 साल कर दिया है। ये एक आर्टिकल देखा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि इंडिया में क्रिमिनल लाइबिलिटी या क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज क्या डिसाइडेड है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर खुद तो ढूंढ ही लो कम से कम गूगल करके। ठीक है, और एक यहाँ पे ये आर्टिकल भी देखा जा सकता है, जिसमें बांग्लादेश जो है वो सेकंड बैच ऑफ रोहिंग्याज को अब शिफ्ट करेगा नए आइलैंड पे। नया आइलैंड कौन सा था? बासन चार, जिसके बारे में हमने बहुत बात की है। बासन चार। ठीक है, तो बासन चार की लोकेशन भी आप मैप पे देख सकते हो। तो इस पेज पे ये दो आर्टिकल्स हैं। इकोनॉमी पेज पे अगर हम चलें तो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज अबाउट जीरो कूपन बॉन्ड। अभी जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनमें क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, और रही सही में जो पंजाब सिंध बैंक है, पीएसबी जो है, पंजाब सिंध बैंक, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक बोल दिया मैंने, पंजाब सिंध बैंक जो है
उसको रिकैपिटलाइज करने के लिए, उसमें जो पूरा क्राइसिस आया उसको टैकल करने के लिए आरबीआई के थ्रू, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट जीरो कूपन बॉन्ड लॉन्च कर रही है। ये जीरो कूपन बॉन्ड होते क्या है पहले तो ये जानेंगे, और ये इनोवेटिव क्या एक कदम उठाया गया है, इनोवेटिव टूल क्यों है ये जीरो कूपन, ये जो नया फॉर्म में लॉन्च किया जा रहा है। तो ये आर्टिकल देखेंगे, अच्छा आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल इसी पेज से हम देखेंगे कि प्रीवियसली एक रिपोर्ट हमने देखी थी इसी इकोनॉमी पेज पे कि लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत फ़ायदा उठाते हैं शेल कंपनी स्टैब्लिश करके और फेक इनवॉइसेस बना करके, जो पर्चियाँ होती हैं ना वो फेक बनवा करके। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने अपनी तरफ से एक नया प्रोविज़न स्टार्ट करने की कही है कि 1 जनवरी 2021 से अब से 1% टोटल जीएसटी जितना पे करेगी कोई भी फर्म की क्राइटेरिया यहाँ पे बताया हुआ है। क्या क्राइटेरिया है कि उस फर्म के द्वारा जितना जीएसटी पे किया जाता है उसका 1% कैश के तौर पे पे किया जाएगा। ठीक है, तो इसका असर देखो बड़ी कंपनियां हैं उन पे होगा, जबकि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या एमएसएमईज हैं उनको इसमें रिलैक्सेशन मिला, उनको थोड़ा मतलब उनको इस रेंज में नहीं रखा गया है। तो ये एक आर्टिकल देखने लायक अच्छा है। तो ये 2 आर्टिकल्स हम देखेंगे और बाकी आगे कुछ है नहीं, तो चलिए देखते हैं पूरा डिटेल में एक एक आर्टिकल्स को। फर्स्ट आर्टिकल है स्ट्रीट वेंडर स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट का अपना खुद का एक प्लान है नए फेज को स्टार्ट करने का डिजिटल पेमेंट्स के लिए इनको अवेल कराने के लिए। देखो ये आप इस स्कीम को देखोगे मैं भी डिजिटल, ये अपने आप में आप देखोगे जो ऑलरेडी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एक स्कीम के अंडर में जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको बोला गया था प्रधानमंत्री स्वनिधि, इस स्कीम के अंडर में जो लोन प्रोवाइड किया गया था बिना कोई इंटरेस्ट के, उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इस लोन को और एक्सटेंड करना और जो बची हुई बहुत सारी और स्कीम्स है जो कि हमारे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने के लिए इनको सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में लाना, जिससे कि ये टाइम पे ईएमआई भी पे कर सकें, टाइम पे ट्रांजैक्शंस भी कर सकें, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अगर यूज़ करते हैं तो ये अपने आप को थोड़ा और एम्पावर्ड फील करें। तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर के आप देखोगे तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से मैं भी डिजिटल करके एक नया प्लान ला रही है, नई एक ड्राइव ला रही है। ठीक है, जिससे कि अभी तक आप देखोगे प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम में 30 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं, जिनमें से 50% से ज़्यादा एंटरटेन हो चुकी हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनको टारगेट किया जा रहा है। और ये प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम कब आई थी? कोविड-19 का जब ये लॉकडाउन लगा था ना उस टाइम पे, जिससे कि जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनको माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके। ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम है इसमें 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। अब इन स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट्स के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अभी तक आप देखोगे तो ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 12 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे हैं जिन्होंने लोन अभी तक एक्सेस कर लिया है, 30 लाख एप्लीकेशन आई है, और आप देखोगे ओवरऑल 16.65 लाख एप्लीकेशंस हैं उनका सैंक्शन हो चुका है। कहने का मतलब लोन तो 12 लाख को मिल गया पर सैंक्शन कितनों का हो गया अभी तक? 16.65 लाख का। कहने का मतलब 50% से भी ज़्यादा लोग इनको एक्सेस कर चुके हैं इस प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम को। इसमें क्या होगा, ट्रेनिंग के बेसिस पे जब भी इनको कोई परचेसिंग करनी होगी, कोई भी प्रोक्योरमेंट करना होगा खुद के बिजनेस के लिए, तो स्पेसिफिक क्यूआर कोड्स होंगे जिनको मोबाइल से स्कैन कर लेंगे, और मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर नीडेड होगा वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल करके फिर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप इसी एप्लीकेशन हो सकती है वो बोले इस एप्लीकेशन को ही आपको यूज करना है। तो ओवरऑल बात क्या हो गई, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम को ही एक्सटेंड करना। रही सही में प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, अपने बिजनेस को रीस्टार्ट कर पाए, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा था वो स्ट्रीट वेंडर्स पे ही पड़ा था। और जैसा कि हमें पता है 85% इंडिया में एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स का अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो रिस्पॉन्स आया ना प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम का, इससे गवर्नमेंट बड़ी एनकरेज्ड है और अपनी तरफ से एक नया ही फर्स्ट एवर पहली बार ऑफिशियल सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी वेंडर्स के लिए कंडक्ट करवा रही है। क्या? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ वेंडर्स। इससे क्या होगा, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये सोशल सर्विसेज
स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा है, जनधन योजना हो गई, या बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट हो गया, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो गई, प्रधानमंत्री वंदना योजना हो गई, और भी बहुत सारी स्कीम्स है जिनके अंडर में इनको लाना है। उनके लिए इनको देखा जाएगा कि वाकई में इनको बेनिफिट पहुंच रहा है या नहीं, और किस तरीके से और अच्छे से ये स्कीम्स फैसिलिटेट की जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मन की बात में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि जो फॉरेन गुड्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और इंडियन प्रोडक्ट्स तैयार करो जो कि उनको सब्स्टिट्यूट कर सकें। ठीक है, तो ये लास्ट एड्रेस रहा, और इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कहा जा रहा है, हमें फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है, क्योंकि वो हमारी लाइफ में चाहते ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बना चुके हैं। साथ में इन्होंने ये कहा कि जो भी हमारी खुद की कंपनियां हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, उनको हम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का बनाएं। ठीक है, जिससे कि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो सेल्फ रिलायंस इस तरीके से आ जाए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने इसी आर्टिकल में गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी और गुरु गोविंद सिंह के बेटे, ठीक है, साहिबजादे जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनके बारे में बताया है कि इन्होंने हमारी जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो प्रेजेंट फैब्रिक है, उसको बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। चाहे उस टाइम पे कितने ही निरंकुश राजा हुए, टायरेंट जो किंग थे उनके द्वारा, या जो टॉर्मेंटर्स थे, जो सताने वाले लोग थे, फिर भी इन्होंने लगातार अपनी तरफ से अपने आप को स्टैंड करा के रखा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज से, जिसमें हम बात करेंगे गवर्नर के रोल के बारे में कि असेंबली का सेशन किस तरीके से बुलाया जा सकता है और क्या कानून है और क्या कोर्ट ने कहा है अभी तक। ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा रिपोर्ट ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी और एक एडिटोरियल भी देखा था जिसमें ये बताया गया था कि केरला के चीफ मिनिस्टर ने जो कि पिनाराई विजयन है, उन्होंने गवर्नर ऑफ केरला को कहा कि आप एक स्पेशल सिटिंग ऑफ द असेंबली समन करो, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉज अभी लाए हैं उनके अगेंस्ट में हमें हमारा वोट देना है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो गवर्नर ने अपनी तरफ से इस बात को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। तो एक तरीके से एक आप कह सकते हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का आप एक फॉर्म देख सकते हैं, राइट। दूसरी तरफ आप देखोगे तो जो केरला की गवर्नमेंट है वो फिर से इस डिनाइल के बाद में सेम रिक्वेस्ट के लिए फिर से जा रही है गवर्नर के पास में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नर का क्या रोल है, क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में इन रिगार्ड टू असेंबली सेशंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो आ जाती है कि समन कौन करेगा किसी भी असेंबली के सेशन को। देखो इसके लिए आर्टिकल 174 में एक्सक्लूसिवली कहा हुआ है कि द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस ऑफ ईच हाउस और ईच हाउस, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों होती है तो दोनों हाउसेस के लिए भी बोला जाएगा ना, इसी तरीके से। और एक है दैट्स ओके। तो इस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर की मीटिंग को वो अपने हिसाब से जब उनको ठीक लगे उस जगह पे, जब उनको टाइम सही लगे उस टाइम पर बुला सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविज़न किया है। तो ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउस को समन किया जाए, मतलब उसकी सिटिंग को बुलाया जाए कि 6 महीने में कम से कम एक मीटिंग तो हो, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि 2 सिटिंग्स के बीच में 2 सेशन, मतलब 2 सेशंस के बीच में, असेंबली के 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर गवर्नर को बोला गया है कि आप हाउस को समन करो, बट आर्टिकल 163 को अगर हम देखें ना तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जो कैबिनेट है ना, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, ये मिलके जब एड एंड एडवाइस सलाह देंगे तब जाकर गवर्नर इस तरीके से समन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर्टिकल 174 में जो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो गवर्नर अपनी विल पावर से नहीं, ऐसे नहीं अपनी डिस्क्रिशन, अपनी इच्छा से वो चीज़ कर लेंगे, नहीं, इसमें उनको एड एंड एडवाइस की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि गवर्नर सेशन बुलाए तो उसके पहले एड एंड एडवाइस तो लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात ये आती है कि क्या गवर्नर रिफ्यूज़ कर सकता है जो भी कैबिनेट एड एंड एडवाइस दे रहे हैं उनको। देखो
कुछ इंस्टेंसेस हो सकते हैं जहां पर गवर्नर समन करने से हाउस को मना कर सकते हैं, मतलब मना नहीं, मतलब बुला सकते हैं समन पे, चाहे चीफ मिनिस्टर मना कर रहे हो। उसकी वजह क्या हो सकती है? अगर रूलिंग पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर है उनके पास में अगर मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस नहीं है और जो हाउस के मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, एमएलएज हैं, वो चाहते हैं कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में, तो उस टाइम पे गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन का यूज करके हाउस की सिटिंग को बुला सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? मना करने के लिए नहीं, अब बात यह आती है हाँ करने के लिए। जी हाँ करने के लिए तो ये है, अगर चीफ मिनिस्टर के पास में कॉन्फिडेंस नहीं है, हाउस का मेजॉरिटी नहीं है, या फिर ऑपोजिशन पार्टी या फिर कोई मेंबर्स जो हैं वो चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जाए, तो उस केस में गवर्नर अपनी इच्छा से हाउस की मतलब सिटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, बट ये जो गवर्नर का एक्शन है ना, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर के बेसिस पे होगा, तो इसको अगर कोई चाहे तो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, ये जरूर ध्यान रखना आप। डिस्क्रिशन वाली बात हो गई है। अब बात आ जाती है कि कोर्ट ने अभी तक क्या कहा है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जब आंध्र प्रदेश का जो इशू चल रहा था ना, गवर्नर ने वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को देखते हुए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया था, तब उसके बाद में अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया था। ये 2016 का मुद्दा है, जिसमें हम देखते हैं कि गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर जो कैबिनेट है वो अगर ये कह दे, उसके पास मेजॉरिटी है और गवर्नर को कहे कि हाउस की सिटिंग बुलाओ, तो उस केस में गवर्नर पे वो बाउंडिंग है कि हाँ करना ही पड़ेगा, सिटिंग बुलानी ही पड़ेगी। हाँ, एक केस हो सकता है कि जो रिकमेंडेशंस हैं वो कहीं ना कहीं अगर पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट में हो, तो गवर्नर मना कर सकता है। बाकी गवर्नर पे ये ऑब्लिगेशन है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइज कर दिया कि भाई अब भी आपको हाउस को समन करना है, तो बुलाना पड़ेगा। तो ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस की बात करें तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं, मेजोरिटी में रहते हैं हाउस में। तो आर्टिकल 174 की हम बात करें तो जिसमें बिल्कुल कहा हुआ है कि गवर्नर समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो वो जब भी कुछ एक्सरसाइज करेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बेसिस पे ही करेगा। बट पॉइंट कहां पे आ जाता है? केवल और केवल अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिखे गवर्नर को कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल थ्रेट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, तो गवर्नर उस चीज को अपनी तरफ से रोक सकता है। रही सही में आप देख सकते हो इस पूरी सिचुएशन में गवर्नर को प्रीक्लूड किया गया। प्रीक्लूड का मतलब पहले से ही बाहर रख रखा है कि वो अपने इंडिविजुअल कॉल के बेसिस पे हाउस को बुलाए या मना करे। दैट मीन्स गवर्नर का काम है फंक्शंस को परफॉर्म करना, गवर्नर के हाथ में पावर्स नहीं है वहां पे। क्योंकि अगर पावर्स कंसीडर करना शुरू कर दोगे ना, तो उस केस में तो फिर गवर्नर अपने हिसाब से रूल करना शुरू कर देगा, अपने हिसाब से काम करेगा। तो वो तो चीज़ कहीं ना कहीं आप देख सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट चला जाएगा। और हमारे जो फोर फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि गवर्नर के हाथ में पूरी पावर्स आए। गवर्नर बनाई क्यों गई थी वो एक अलग प्रोविजन है, बट गवर्नर अगर अपने खुद के रोल को प्ले करते टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अगर ब्रेक करता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं रोकनी चाहिए। और उसी चीज़ को करने के लिए प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, किसी को लगे तो सुप्रीम कोर्ट में आकर के या फिर कोर्ट में वो इस चीज़ के अगेंस्ट में अपनी तरफ से पिटिशन डाल सकते हैं। सरकारीय कमीशन जो कि 1983 में जिनकी रिकमेंडेशन आई थी, उन्होंने रिव्यू किया कि भाई किस तरीके से सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशनशिप चलनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असेंबली का कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हैं, तब तक ये जो भी एडवाइस करेंगे कोई भी मैटर हो, उस मैटर को आप समझो कि गवर्नर पे वो बाइंडिंग है, गवर्नर को वो फॉलो करना ही पड़ेगा। केवल और केवल एक केस को छोड़ के, वो क्या कि अगर वो जो भी मैटर जिस पर रिकमेंडेशन एड दी जा रही है गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नर को अपनी तरफ से काम करने पड़ेंगे अगर सारे प्रोविजंस अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो गवर्नर जो है वही बात है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का बात आ जाए तब जाकर के गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन का यूज कर सकते हैं। बाकी तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर उनकी एड एंड एडवाइस को मानना होता है।
अब बात आती है केरला गवर्नमेंट का क्या है, ये स्पेशल सेशन का क्या होगा अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो। देखो गवर्नर के पास में अगर पावर्स देखे तो बड़ी लिमिटेड होती है हाउस को समन करने की। हमने पूरा इश्यू पूरा अच्छे से समझा है। तो देखो कोई लीगल ग्राउंड तो है नहीं कि गवर्नर मना कर दे कि भाई मैं हाउस का सेशन नहीं बुलाने वाला हूँ। तो जो केरला के गवर्नर है जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं केरला असेंबली रेजोल्यूशन को ये पहले भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था वैसे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में, जब केरला असेंबली ने वोट डाले थे और एक तरीके से ये डिक्लेयर किया था कि सीएए जो है वो एंटी नेशनल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लाइक दैट। तो उस केस में गवर्नर ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी दिया था कि इस तरीके से मत दो। देखो होता क्या है, सेंटर में अगर दूसरी पार्टी है, स्टेट में दूसरी पार्टी है, तब जाकर के ये कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, जहाँ तक मुझे ध्यान है 10th की बुक में ये चीज़ बड़े क्लियरली समझाई हुई है कि कब सेंटर स्टेट के जो 10th एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, जिसमें बड़ा क्लियर बताया हुआ है कि जब केरल में पहली बार लेफ्ट की गवर्नमेंट आई थी ना, तब से मतलब गवर्नर और रूलिंग पार्टी जो स्टेट की है वहाँ पर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखे गए हैं, क्योंकि पहले तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी सारी की सारी। तो वही चीज़ अभी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वर्ल्ड पेज पे, जिसमें मैंने बता दिया आपको कि चाइना ने क्रिमिनल लाइबिलिटी एज को 14 से घटा करके 12 कर दिया। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, लाइबल कब बनाया जाएगा, 12 से 14 साल के बच्चे भी अब इसमें आ जाएंगे। बच्चे तो क्या, अब तो बड़े ही कंसिडर कर गए कि अगर कोई भी इंजरी इंटेंशनली या इंटेंशनल वे में की जाए सोच समझ के, जबकि जो डूअर है उसको पता है कि ये मैं हार्म कर रहा हूँ किसी को भी, दूसरे को, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है या कोई और सीवियर डिसेबिलिटी हो जाती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इसको कंसिडर किया जाएगा कि वो क्रिमिनल है, इसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये वहाँ की नेशनल पीपल कांग्रेस की जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने पारित कर दिया है। अभी करंटली क्रिमिनल लाइबिलिटी का जो प्रोविज़न है वो चल रहा है 14 से 16 साल के बच्चों के लिए। अब 12 से 14 को भी इसमें कंसिडर करना शुरू कर दिया है चाइना ने। फिर जो सेकंड आर्टिकल है इसी पेज पे आपके सामने है, इसमें म्यांमार से रोहिंग्याज का क्राइसिस हमने बहुत बार देखा, तो अभी इनको रीलोकेट किया जा रहा है बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पर, एक आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, बाशन 4। ठीक है, बाकी और चीज़ें बिल्कुल काम की नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसमें जीरो कूपन बॉन्ड की बात की जा रही है। इसको एक्सपर्ट एक इनोवेटिव गवर्नमेंट टूल बता रहे हैं कि जिससे कि डेफिसिट भी ना हो और काम भी बन जाए। देखो इसका सिंपल सा मैं तरीका आपको बताता हूं कि जीरो कूपन बॉन्ड होते क्या हैं। मान लो एक एंटिटी है ए या एक बॉडी है ए, जिसके यहाँ पर पैसों की ज़रूरत है कुछ बिजनेस को एक्सटेंड करने की, या फिर जैसे भी पंजाब सिंध बैंक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके से किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या बॉन्ड रिलीज कर देंगे। तो एक तो तरीका ये होता है कि पहले से ही मान लो इस बॉन्ड पे लिखे हुए हैं 100 रुपये, और इस बॉन्ड को वो बेच रहे हैं, बोल देंगे कि भाई आप इसको अभी 80 रुपये में खरीद लो और ये आपको रखने हैं 10 से 15 साल तक। ठीक है, तो आपने डिस्काउंटेड रेट पे इसको बेच दिया। अब आप कहोगे कि अब आपको ये जो डिस्काउंटेड रेट पे बेच दिया इसलिए अब आपको इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, 20 रुपए का खरीदते टाइम पे ये आपको फायदा मिल गया है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और फिर बाद में जब भी उनकी मैच्योरिटी होगी तब उसके बाद में वो खरीद सकते हैं। अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये ट्रेडेबल भी होते हैं, मतलब ट्रांसफरेबल भी हो सकते हैं। कि मान लो एक इंडिविजुअल है एक्स जिसने एक बॉन्ड खरीदा, पर उसको लगा कि उसने कैश दे दिया इधर बैंक को, और इसके बाद में इसके पास में 100 रुपए का एक कागज़ रहेगा। अब ये 100 रुपए कागज़ के बाद में इसको लगेगा अरे यार मेरे को तो पैसों की ज़रूरत है, तो वो फिर किसी दूसरे को बेच सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया ट्रेडेबल। तो ये प्रोसेस होता है, और जब जैसे ही 10 से 15 साल हो जाएंगे तो ये जैसे ही 100 रुपए का ये कागज़ ला करके इस ए बैंक को या ए एंटिटी को ला के दिया जाएगा, तो ये ए एंटिटी 100 रुपए दे देगी। तो कहने का मतलब शुरुआत में ही आपको जो 20 रुपए का फायदा हो गया वो हो गया, बाकी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये होते हैं जीरो कूपन। ये तो होगी नॉर्मल डेफिनेशन। बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से जो पंजाब सिंध बैंक के क्राइसिस को टैकल करने के लिए ये जो नए बॉन्ड रिलीज किए गए ना, इसमें क्या प्रोविजन किया है, नंबर 1 कि इनको जो फेस वैल्यू है, मान लो ये 100 रुपए का बॉन्ड है तो इसको 100 रुपए में ही बेच रही है। ऐसा नहीं है बेच रही मतलब 100 रुपए में ही दे रही है,
कहने का मतलब ना तो डिस्काउंट मिलेगा और ना इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें भाई अट्रैक्टेड कौन फील करेगा? भाई कोई इन्वेस्टर तो आएगा नहीं। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने कुछ दूसरे जो बैंक्स हैं उनको फिक्स कर दिया, बोले ये बैंक ही या फिर ये एंटिटीज ही इस बॉन्ड को परचेज करेंगी या इसमें इन्वेस्ट करेगी, दूसरा कोई और नहीं। पहली बात तो एक स्पेसिफिक एंटिटीज ही इसमें इन्वेस्ट करेगी। दूसरा, इन बॉन्ड्स को उनको 10 से 15 साल तक खुद के पास ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ ट्रेड कर लेंगे, नॉन ट्रेडेबल हैं, ये भी ध्यान रखना है। और जैसे ही फिर 10-15 साल होंगे तो ये वापस से इस बैंक को दे देंगे जो जिस बैंक से वो रिलीज किए गए थे, और इनको इनके 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे केवल पैसा अरेंज करवाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्पेसिफिक बैंकों से। अच्छा, एक और क्या है इस टूल का प्रोविजन, वो ये कि मान लो 100 रुपए का अगर ये रिलीज किया जा रहा है बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हो 100 रुपए का अगर बॉन्ड रिलीज किया जा रहा है तो पैसे कितने आएंगे गवर्नमेंट के पास में? 100 रुपए, बट उनको ट्रीट किया जाएगा 200 रुपए की तरह। इससे क्या होगा? ना तो एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करनी पड़ेगी और जो ऑलरेडी डेफिसिट चल रहा है गवर्नमेंट पे वो कम हो जाएगा। देखो अल्टीमेटली है क्या, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही तो ना कि पैसे को किस तरीके से रेगुलेट करना है। तो ये जो पंजाब सिंध बैंक का क्राइसिस है ना, केवल इसके लिए ये अपने आप में एक इनोवेटिव तरीका निकाला है। बट रियल सेंस में आप भी समझते हो कि 100 रुपए तो 100 रुपए ही होते हैं, 200 थोड़े ना हो जाएंगे। बट एक बार के लिए ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि रिकैपिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है बैंकों को, क्योंकि बैंकिंग ही कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हमें हमारे देश को आगे लेके जाना है। जैसा हमें पता है कि चाइना, यूएसए या बड़े जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप देखोगे क्रेडिट टू जीडीपी जो रेशियो है वो आपको 150% के अराउंड मिलेगा। तो हमारे जबकि कितना चल रहा है, 60-62% के लगभग, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा। तो अभी हमारे पास में बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्पेस है इसको यूटिलाइज करने का। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको मोटी मोटी पूरी डिटेल समझा दी है इस आर्टिकल की। HTM का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। HTM दैट इज हेल्ड टू मैच्योरिटी, कहने का मतलब अगर उस बॉन्ड को 10 से 15 साल की मैच्योरिटी बता रखी है तो जो भी बैंक इसमें इन्वेस्ट करने वाला है, अब बैंक भी कौन से, गवर्नमेंट खुद स्पेसिफाई करेगी। ऐसे नहीं आप अपने जैसे लोग कोई भी जाके इन्वेस्ट कर लेंगे, नहीं जी नहीं, ना ट्रेड किया जा सकेगा इनका, बस उसमें पैसे ही लिए जा रहे हैं। तो 10 से 15 साल बाद में ही इनको रिडीम किया जा पाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो कि नॉन ट्रांसफरेबल होगी, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होगी, जो कि मैंने आपको बता दिया। और नॉर्मल जीरो बॉन्ड्स होते हैं वो जीरो कूपन होते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। और ये स्पेसिफिक क्यों है इसके बारे में भी अच्छे से जान लिया। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अगर इसी पेज पे देखें हम तो ये देखो, ये रहा कि 1% GST कैश में देना पड़ेगा। तो इसमें है क्या पूरा प्रोविज़न वो देखते हैं। देखो अभी क्या है कि बहुत सारे चोर लोग पकड़े गए हैं कि जीएसटी में उन्होंने चोरी की है, तो फिक्स प्रोविज़न कर दिया कि जिस भी एंटिटी का 6 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है एनुअल, या मंथली बेसिस पे 50 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है, उस एंटिटी को अपनी जीएसटी का 1% जो टैक्स पे करते हैं वो कैश में पे करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, देखो जो नॉन एग्जिस्टिंग बॉडीज़ है ना, जिनके फेक इनवॉइसेस बना करके पैसे खाए जाते हैं, चुराए जाते हैं जीएसटी के, उनको कहीं ना कहीं पकड़ने के लिए अपने आप में काम है ये। ठीक है, ये प्रोविज़न कौन कर रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, ये मैंडेटरी हो जाएगा तो उसके बाद में कैश में देना पड़ेगा। और 99% आपको पता ही है जो नॉर्मल प्रोविजन है जीएसटी की उसके अंडर में काम करेंगे। तो अभी तक टोटल देखें तो ये स्कीम कितनों पे अप्लाई होगी, लगभग 45,000 टैक्स पेयर्स पे ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। ओवरऑल देखें तो इसमें कुछ औरों को भी स्पेस मिला है जी, बिल्कुल। एमएसएमईज इससे फ्री हैं, उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टर्नओवर उनका कहाँ होता है 6 करोड़ का एक साल का। दूसरा जो मतलब 6 करोड़ वाला प्रोविज़न तो ही एमएसएमई छूट गए। और इसके अलावा आप देखोगे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको भी इससे फ्री रखा गया है। इसके अलावा आप देखोगे कोई भी एक इंडिविजुअल या जो एंटिटी है, अगर उसने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर पिछले में 1-1 लाख रुपए का अगर उन्होंने टैक्स दिया हुआ है डायरेक्ट टैक्स के तौर पे, ठीक है, इनकम टैक्स दिया हुआ है, तो वो भी फ्री रहेंगे। या फिर इसके अलावा आप देख सकते हो जिस एंटिटी को 1 लाख रुपए का अगर रिफंड हुआ है,
ठीक है, कि उन्होंने एक्सपोर्ट किया है, किसी भी बेसिस पे अगर रिफंड भी हुआ है तो भी उनको रिलैक्सेशन है। कहने का मतलब ये जो प्रोविज़न है ये सारी की सारे उन लोगों पे अप्लाइड नहीं है जो कि अब मतलब मान लो कि 6 करोड़ रुपए का जिनका टर्नओवर है, जी नहीं, उसमें भी छूट दी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये डिस्कशन यही ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।